हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका यूपी एलटी ग्रेड का जो पेपर आप सभी का हुआ है 6 दिसंबर को। उसमें आपके हिंदी के जो सभी 120 प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात यूपी एलटी ग्रेड हिंदी का जो पेपर है उस परीक्षा में हिंदी के सभी 120 प्रश्न और प्लस आपके 30 प्रश्न जो जीएस के पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन के। तो टोटल 150 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में लाइव हल करेंगे। विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि प्रश्न का उत्तर क्यों सही हो रहा है। व्याख्या करते हुए चलेंगे, एक एक आंसर को, एक एक ऑप्शन को व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो से अपने क्वेश्चन के आंसर की को भी मिला सकते हैं, साथ ही साथ आप इस पूरे क्वेश्चन को हल भी करेंगे, पूरा सॉल्व भी करते चलेंगे और एक तरीके से एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए चलेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपका पूरा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन वीडियो है, ये नहीं कि केवल आंसर की मैं नहीं बता रहा हूं, पूरा व्याख्या करते हुए चलूंगा। तो यूपी एलटी ग्रेड 6 दिसंबर 2025 हिंदी का पूरा पेपर हम लोग हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ बाएं साइड में आपके वही क्वेश्चन अंग्रेजी भाषा में दिया गया है, दाहिने साइड में आपका अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में दिया गया है। तो हम लोग हिंदी में क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे, बाकी अंग्रेजी में इधर राइट लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग, जो लोग इंग्लिश भाषा में तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है यूपी एलटी ग्रेड हिंदी के पेपर में कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। चारों ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधे राइट आंसर को मैं बताऊंगा और उसका व्याख्या करते हुए चलूंगा। तो यहाँ पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। क्यों सही होगा, देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जिन्होंने भी ये टिक लगाया है, इनको मैं बता दूं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला गवर्नर जरूर था, ये पहला गवर्नर जरूर था, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, क्योंकि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया और पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित करते हुए अपने साम्राज्य की नींव रखी। इसलिए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने का जो श्रेय जाता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। देखिए संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी, जिसको कि हम बोलते हैं महान्यायवादी, इसके पद का सृजन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस में होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है आपका आर्टिकल 153 में। वही चुनाव आयुक्त का कैसे होता है, चुनाव आयुक्त का होता है आपका आर्टिकल 324 के अंतर्गत। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। तो गांधी सागर बांध का जो निर्माण हुआ है वो आपका चंबल नदी पर हुआ है। कहां पे, चंबल रिवर। चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत 3 प्रमुख बांधे बनाई गई थी। पहला बनाया गया था आपका गांधी सागर, पहला जो बांध बना था वो आपका गांधी सागर बांध बना था। ये कहाँ बना था, मध्य प्रदेश में बना था, एमपी में, मध्य प्रदेश एमपी में। दूसरा बना था आपका राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ बना था आपका, ये बना था राजस्थान में बना था। और तीसरा बना था आपका जवाहर सागर। तो ये भी कहाँ बना था आपका, राजस्थान में बना था। तो ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, गांधी का राज। तो यहाँ पे गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी पे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में उड़ीसा में काला हांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। क्यों होगा? देखिए, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है और कालाहांडी और कोरापुटा जिले की जो खाद्यान्नें हैं, कालाहांडी और कोरापुटा, याद रखिएगा, कोरापुटा और कालाहांडी, ये दोनों जो जिले हैं ये खाद्यान्नों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं ये दोनों आपके जिले। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बॉक्साइट करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? तो 7वें संस्करण की जो मेजबानी हुई है वो आपका बिहार में हुआ है। देखिए, 2025 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 7वां संस्करण है, इसकी मेजबानी बिहार को सौंपी गई है। यह एक जो है ये महत्वपूर्ण जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीए का करंट अफेयर का। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 6 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूध के उत्पादन में हमेशा भारत जो है वो आपका प्रथम स्थान पे रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला देश है, जो पूरे विश्व में उत्पादन जो दूध होता है उसका लगभग 24 से 25% हिस्सा, पूरे विश्व में जो दूध उत्पन्न होता है उसका 24 से 25% हिस्सा केवल भारत में दूध उत्पन्न होता है। तो प्रथम नंबर पे आपका भारत आता है दूध उत्पादन में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 7वां क्वेश्चन है, केंचुओं की मदद से तैयार खाद को क्या कहा जाता है? तो केंचुओं की मदद से जो खाद तैयार होता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का लैटिन अर्थ होता है कीड़ा। वर्मी जो शब्द है, वर्मी का लैटिन ये जो शब्द है ये आपका, इसका मतलब होता है कीड़ा, यानी कि कीड़े होते हैं। वर्मी का मतलब होता है कीड़ा। और केंचुओं द्वारा जैविक कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम सही सुमेलित नहीं कर रहा है? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेस स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी नहीं, ये बीएससी बेस स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा, इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BOMBAY, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये फुल फॉर्म होता है आपका बीएससी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न कि बेस स्टॉक एक्सचेंज। तो यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। बाकी जो आपके सभी ये चारों जो विकल्प हैं ये बिल्कुल सही है। तो जो गलत हुआ है वो कौन सा हुआ है? डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 9 नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, एरिया बराबर होता है आपका 1/2 D1 गुणे D2। यहाँ आपको मान रख देना है, 1/2 दिया हुआ है गुणे D1 हो जाएगा आपका 12 और D2 हो जाएगा आपका 16। अब जब इसको हल कर देंगे तो आपका 2 छक्के 12 कट गया, ये हो जाएगा आपका 6 गुणे 16 बराबर 16 छक्के 96। तो 96 यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? तो ये था जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर करेक्ट होगा। जहांगीर जो है वो चित्रकला का प्रेमी था और उसने इस्लामी परंपराओं से हट करके सिक्कों पर अपनी तस्वीर और हाथ में शराब का गिलास लेते हुए अपने चित्र को छपवाया था। तो यहाँ पे जहांगीर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं हुआ है, यानी कि गलत सुमेलित हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2001 से लेकर 2011 के बीच में, यानी कि 19.05। क्यों दोस्तों ये आपका जनसंख्या दर गलत होगा? देखिए 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जो इस 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि हुई थी वह आपका 19.05 नहीं, बल्कि ये हुआ था आपका 21.54। तो 21.54 का जो है वो लगभग 10 साल में जनसंख्या बढ़ा था। तो यही जो आंकड़ा है वो आपका गलत है, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है कि 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था आपका 2 से 13 जून 2025। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2 से 13 जून 2025। देखिए ये आईएलओ जो है, आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुआ था ये जिनेवा में हुआ था जून के महीने में, और 2 जून से लेकर 13 जून तक ये सम्मेलन चला था। आगे अगला क्वेश्चन है आपका 13वां प्रश्न है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो हमेशा आकाश जो नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइफ। वातावरण में जो धूल होते हैं, मिट्टी धूल, वो वातावरण के धूल और मिट्टी कण नीले रंग यानी कि कम तरंग दैर्घ्य को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, यानी कि स्कैटर करते हैं, जिससे कि आकाश हमेशा आपको नीला दिखाई देता है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? तो यहां करेक्ट हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17, क्योंकि अनुच्छेद 17 को छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करता है, अनुच्छेद 17। तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 17 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 18 क्या करता है? अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है, यानी कि अगर किसी को कोई उपाधि दी गई है तो उस उपाधि का अंत करता है अनुच्छेद 18। आगे 15वां प्रश्न है कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र केवीके कहाँ स्वीकृत किया गया था? केवीके जो हुआ था कृषि विज्ञान केंद्र, ये पुदुचेरी में हुआ था। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला केवीके जो हुआ था ये आपका 1974 ईस्वी में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति क्या थी? तो यहाँ दोस्तों जब इसको हल करेंगे, देखिए अगर इसको आप हल करते हैं, चलिए इसको हल कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूरी दिया गया है कितना, डिस्टेंस दूरी दिया गया है आपका 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि सामान्य गति जो है वो, सामान्य गति क्या है, यानी कि सामान्य गति बराबर हमारा हो जाएगा x। समय का अंतर क्या होगा? समय का अंतर, समय का अंतर अगर निकालेंगे तो समय का अंतर बराबर हो जाएगा आपका 36 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 36 मिनट, अगर इसको हम मिनट में बदलेंगे घंटे में तो कितना हो जाएगा? 36/60 घंटे। यानी कि आपका जब इसको काटेंगे तो 6 6 36, 6 दूनी 60, 6/10, 6/10 का मतलब हो गया आपका ये 0.6 घंटा। अब समीकरण जो अगर हम बनाते हैं, समीकरण यहाँ समझिएगा, जगह वहां पे कम है, तो अगर समीकरण बनाते हैं तो समीकरण क्या बनेगा? समीकरण बनेगा आपका 72/x माइनस 72/x प्लस 10 बराबर 0.6। आगे समझिएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम सी विकल्प 30 किलोमीटर प्रति घंटा को लेकर चलते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 72/30 बराबर कितना हो जाएगा? इसको जब काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.4 घंटा। अब जो नई गति होगी
नई गति, अगर नई गति 40 होगी तो क्या हो जाएगा 72/40 यानी कि 1.8 घंटा। तो अंतर कितना आएगा, अंतर आपका हो जाएगा 2.4 माइनस 1.8 बराबर हो जाएगा आपका 0.6 घंटे, यानी कि आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे का जो आंसर है ये आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 17वां प्रश्न कह रहा था कि हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो मलेरिया मुक्त घोषित किया था ये आपका सूरीनाम, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। WHO की पहल में सूरीनाम शामिल है। देखिए हालांकि बेलीज और काबो वर्डे हाल में ही ये जो है वो मुक्त हुए हैं, तो इसमें सूरीनाम जो है वो सबसे सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सूरीनाम करेक्ट हो जाएगा। आगे 18वां प्रश्न है कि मोबाइल टावरों के एंटेना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है। तो ये निकलता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन। मोबाइल टावर जो होते हैं वो नॉन आयोनोजेनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ईएमएफ को हमेशा क्या करते हैं, छोड़ते रहते हैं। अगला 19वां प्रश्न है कि 2.5 का भिन्नात्मक रूप क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों, 2.5 का भिन्नात्मक रूप अगर देखेंगे तो 2.5 बटे क्या हो जाएगा आपका 100 यानी कि 25/1000 बराबर काटेंगे तो 1/40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे 20वां प्रश्न है नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है। तो ये प्रवाहित नहीं होती है आपका किसमें, चाड में, ऑप्शन नंबर बी चाड करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, देखिए नील नदी जो है मुख्य रूप से आपका युगांडा, मिस्र और सूडान और साथ ही साथ इथियोपिया और मिस्र से होकर के गुजरती है, मिस्र से होकर। लेकिन चाड जो है, चाड देश इसके बेसिन के पश्चिम भाग में प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे आपका चाड जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करते हुए। सूची 1 में भारत की जनजाति और राज्य, सूची 2 में राज्य संघ और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, तो यहां सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1 का चौथा। किन्नर जो है वो हिमाचल प्रदेश, बकरवाल जम्मू कश्मीर, लुसाई मिजोरम और चेंचू जो है ये आंध्र प्रदेश कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपका क्या है, मछली का तालाब यानी फिश टैंक। देखिए वन घास का मैदान और झील ये सब क्या है, ये प्राकृतिक नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, जबकि मछली घर क्या है, एक एक्वेरियम है जो कि मानव निर्मित एक तालाब है जो कि कृत्रिम है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न कह रहा है कि वही मिलान करना है, इसमें भी सूची 1 में ग्रंथ दिए गए हैं और सूची 2 में आपके विषय दिए गए हैं। तो 23 नंबर के प्रश्न में अगर आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट मिलान होगा, अर्थात कल्पसूत्र जो है वो महावीर और तीर्थंकरों का, कल्पसूत्र महावीर और तीर्थंकरों का जीवन चित्र। दूसरा है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियम और सिद्धांत, हालांकि आचारांग में नियम होते हैं पर यहाँ सुमेलन जो है बिल्कुल सीधा है। निकाय जो है वे बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित है।
आचरांग सूत्र आचरण के नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ आचरांग सूत्र आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका मिलान जो है बिल्कुल सीधा सीधा ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। यह दिन जो है अल्जाइमर दिवस का मतलब क्या होता है, यह भूलने की बीमारी। यह दिन जो है 21 सितंबर भूलने की बीमारी जिसको हम बोलते हैं डेमेंटिया, डेमेंटिया जो बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं भूलने की बीमारी, तो भूलने की बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है आपका विश्व अल्जाइमर दिवस। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सितंबर 21 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर के सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित करिए। तो विबग्योर का आपने पढ़ा होगा, VIBGYOR, विबग्योर, यानी कि विबग्योर जो है ये 7 रंगों का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे कम जो मुड़ता है बैगनी सबसे ज्यादा मुड़ता है, बैगनी जो रंग वो सबसे ज्यादा मुड़ता है, और सबसे कम जो मुड़ता है वो आपका लाल रंग मुड़ता है। तो यहाँ सबसे पहले आपका नारंगी होगा, नंबर 1 पर नारंगी, नंबर 2 पर आपका हो जाएगा पीला, नंबर 3 पर आपका हरा, और नंबर 4 पर आपका नीला। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 26वां प्रश्न है कि किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। तो किसी भी विधेयक को करता है ये लोकसभा का अध्यक्ष, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 103 में, अनुच्छेद 110, संविधान के अनुच्छेद 110 के भाग 3 में यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष डिसीजन देता है कि ये धन विधेयक होगा या नहीं होगा। अगला है 27वां की प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये होता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर आपका बी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वायुमंडल की अलग अलग परतों का घनत्व तो हमेशा बदलता रहता है, जिससे कि प्रकाश की किरणें बार बार मुड़ती रहती हैं, यानी कि अपवर्तित होती रहती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति। तो यहां करेक्ट होगा आपका 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले हरित क्रांति हुआ था। हरित क्रांति कब हुआ था? हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था ये आपका 1966 से 67 के बीच में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1969 में, और गरीबी हटाओ का जो हुआ था ये आपका 1971 में, जब आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी तब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि गुजरात के खेड़ा किसान संग्रह या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो ये थे आपके सरदार महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, क्योंकि 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, सरदार पटेल ने इसमें उनका साथ दिया था, पर मुख्य नेता जो है वो गांधी जी ही माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। अगला 30वां प्रश्न है कि संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा।
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनुच्छेद आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। अब दोस्तों बढ़ेंगे यहाँ पे आपका हिंदी के 120 प्रश्न। हिंदी के 120 प्रश्न आपके अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो ये पूरा आपका जो पेपर था ये यूपी एलटी ग्रेड का हिंदी का पेपर था, जिसमें कि शुरुआत में आपके जीएस के 30 प्रश्न दिए गए थे और अब जो है आपके 120 प्रश्न हिंदी के शुरू हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका हिंदी विषय में 31 नंबर पे हिंदी का पहला प्रश्न पूछा गया है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव है आपका जुगुप्सा। जुगुप्सा क्यों होता है? जुगुप्सा का मतलब क्या है? जब किसी घिनौनी वस्तु, जैसे कि कोई ऐसी वस्तु जिसको आप घृणा करते हैं, जैसे कि मांस हो या खून हो, तो इसको देख करके मन में जो ग्लानि या घृणा उत्पन्न होती है उसे हम जुगुप्सा कहते हैं। और जुगुप्सा जो है विभत्स रस का एक अस्थाई भाव है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। उक्त पंक्तियां किसकी है? यह जो पंक्ति है यह पंक्ति आपका कुंभन दास की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अष्टछाप के कवियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। अष्टछाप यानी कि 8 कवि हुआ करते थे। अष्टछाप कवियों में 8 कवियों का एक समूह था, तो उसमें अष्टछाप के ही कवि कुंभन दास हैं। और कुंभन दास को जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था तब उन्होंने स्वाभिमान से यह पंक्ति कही थी कि संतों को राजा के दरबार से क्या काम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कुंभन दास करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 33वां कि कवि कुलगुरु किस रचनाकार को कहा जाता है? तो कवि कुलगुरु कहा जाता है कालिदास को। संस्कृत साहित्य में कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि दी गई है। और यह उपाधि किसने दिया था कालिदास को? जयदेव ने उपाधि दिया था। कवि जयदेव ने यह उपाधि कालिदास को कवि कुलगुरु के रूप में दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका कालिदास करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि अब इसमें एक ही क्वेश्चन आपके हैं, मतलब कि आमने सामने नहीं दिया गया है। तो 34वां प्रश्न है कि सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सोया हुआ जल जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। यानी कि सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा, उनके जो है ये क्या है? प्रसिद्ध लघु उपन्यास हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना करेक्ट हो जाएंगे। अगला 35वां प्रश्न है कि वह ब्राह्मणों को धन देता है वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? यह हो जाएगा आपका सह ब्राह्मणया धन ददाति। संस्कृत व्याकरण में दान देने के अर्थ में जिसे दान दिया जाए उसमें हमेशा संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो ब्राह्मण की चतुर्थी जो है वो एक वचन क्या होगा? ब्राह्मणाय होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 36वां प्रश्न है कि बरवय रामायण की रचना तुलसीदास ने किसके आग्रह पर किया था? तो बरवय रामायण की रचना रहीम के कहने पर किया था। अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम का पूरा नाम क्या है? रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। तो रहीम के कहने पे, रहीम तुलसीदास के मित्र थे और रहीम के कहने पर ही बरवय नायिका भेद को देखकर ही, रहीम के जो बरवय नायिका भेद को देख करके तुलसीदास ने अवधी भाषा में बरवय रामायण की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 37वां प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन।
यह कविता जो है हरिवंश राय बच्चन की अपनी आत्मकथा का पहला भाग है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और यह हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय आत्मकथाओं में से एक मानी जाती है, हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा। अगला नेक्स्ट 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न है आपका, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद से संबंधित गलत तथ्य को चिन्हित करिए। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका, घनानंद ने लक्षण ग्रंथों के आधार पर अपने काव्य का संपूर्ण ताना बाना बुना था। देखिए यह कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि घनानंद जो है रीति मुक्त धारा के कवि थे और उन्होंने रीति रिवाजों और लक्षण ग्रंथों यानी कि नियमों को त्याग करके स्वच्छंद प्रेम की रचना किया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत कथन हो जाएगा उनके घनानंद के बारे में। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आकाश का पर्यायवाची आपका अंबक नहीं होता है। अंबक जो है, अंबक का अर्थ होता है आंख, आंख या नेत्र। बाकी व्योम, ध्यो और अभ्र ये सब क्या है, आकाश के पर्यायवाची है। 40वां प्रश्न है कि एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका सन 1951 ईस्वी में। यह किसकी पुस्तक है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा। यह जो पुस्तक है ये आपकी पुस्तक है नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी की यह पुस्तक है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। 1951 में इसका प्रकाशन किया गया था। नीरज सी चौधरी की यह पुस्तक है। अगला क्वेश्चन 41वां प्रश्न है कि 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है। 10 कुमार चरित के रचयिता है दंडी, ऑप्शन नंबर डी। दंडी जो है संस्कृत के महान गद्यकार थे और 10 कुमार चरित जो कविता थी इसमें जो गद्यांश था इसमें 10 जो राजकुमार थे, 10 कुमारों का चरित्र उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि हिंदी की किस कहानी को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया था। तो ये किया गया था आपका परिंदे, ऑप्शन नंबर सी। निर्मल वर्मा की जो परिंदे है ये आपका 1956-57 को डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक नई कहानी में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका परिंदे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 43वां, उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया था। तो यह गठन जो किया गया था यह आपका 1947 में किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई कब किया था, 31 जुलाई 1947 को आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 44, 44वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत की अधिकांश जो लिपियां हैं वो देवनागरी, गुजराती, बांग्ला इन्हीं सबों से हुआ है और सबसे प्राचीन जो लिपि है वो आपकी ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ब्राह्मी लिपि करेक्ट हो जाएगा। अगला 45वां प्रश्न है कि सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। तो नागरी लिपि सुधार के संयोजक थे काका कालेलकर। ऑप्शन नंबर आपका बी। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अधिवेशन में 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हुआ था इंदौर में, वो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। और इन्होंने जो है काका कालेलकर ने जो है इसी को का जो 12 खड़ी जो पाइयां थी इसका सुझाव दिया था काका कालेलकर ने। अगला है, किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में
किसमें? कबीर में ये लिखा है कि कबीर भाषा के डिक्टेटर नहीं, भाषा के तानाशाह थे। वे जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते थे उसे उसी रूप में वो कहलवा लेते थे। यह बातें कौन कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, वाणी का डिक्टेटर। 47वां प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए। आध्यात्मिक व्याकरण के अनुसार अध्यात्म धन इक से जो शब्द बनता है वो आपका आध्यात्मिक बनता है। बाकी जो तनिष्क है, शारीरिक, ये सब आपके गलत है। 48वां प्रश्न है कि पांव महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मिलती जाई। उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है आपका भ्रांति, भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ नाइन जो है, नाइन नायिका की एड़ी धोने वाली, नायिका की जो नायिका है, नायिका की एड़ियों की प्राकृतिक लालिमा को देख करके भ्रम में पड़ जाती है कि उसने महावर लगा रखा है। जहां एक वस्तु को भूल से दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए लड़की कहानी की लेखिका कौन है? ए लड़की जो कहानी है ये कृष्णा सोबती की है। ए लड़की कृष्णा सोबती की एक लंबी कहानी है, लॉन्ग स्टोरी नॉवेल है, जो एक माँ और बेटी के संवादों पर आधारित कहानी है। 50वां प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व किस वर्ष अपने हाथों में लिया था? तो ये लिया था 1903 में। सन 1900 में, 1900 जिन्होंने भी ये टिक लगाया है, 1900 में सरस्वती पत्रिका शुरू हुई थी और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने थे। 1903 ईस्वी में संपादक बने थे, न कि 1900 में। तो 1900 ईस्वी में ये सरस्वती पत्रिका लॉन्च हुई थी, शुरू हुई थी, लेकिन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने और 1920 तक हिंदी भाषा का परिष्करण इन्होंने पत्रिका के माध्यम से करते रहे, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से करते रहे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 1903 करेक्ट हो जाएगा। आगे 51 कह रहा है कि कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है? कुल्ली भाट है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुल्ली भाट निराला जी का एक संस्मरणात्मक उपन्यास है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के यथार्थ और सामाजिक विसंगतियों को उकेरा है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है पठनीय शब्द में ई प्रत्यय, दूसरा कथनीय शब्द में ई प्रत्यय। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों, क्योंकि पठनीय में क्या है? पठधन अनीय होगा और कथनीय में कथधन अनीय, दोनों में अनीय प्रत्यय होता है। और कुछ व्याकरण आचार्य इसे ई ध्वनि के रूप में भी पढ़ाते हैं, जैसे कि पानीय परीक्षा में जो आयोग अक्सर जो है वो अनीय को ही मानता है। किसको मानता है? अनीय को ही मानता है। लेकिन विकल्पों के अनुसार अगर यदि हमको चुनना होगा तो दोनों शब्दों की संरचना समान है, तो शिक्षक जो है हमेशा नोट सही प्रत्यय जो है वो अनीय होगा। लेकिन यदि प्रश्न पूछने वाला ई को गलत मानता है तो यहाँ पे ए सही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप स्टार लगाइएगा, इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिलहाल आप सी मान के चलिए कि सी है, जो सी आपका राइट आंसर होना चाहिए। 53 नंबर पर प्रश्न है कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है? तो ये होता है आपका अपूर्ण भूतकाल। देखिए, ने का प्रयोग हमेशा सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में होता है, लेकिन अपूर्ण भूतकाल में यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में ने नहीं लगता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखेंगे, राम ने खाना खाया, तो ये क्या है? सामान्य भूतकाल है। लेकिन अगर बात करें कि राम खाना खा रहा था, तो ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल है, यहां ने नहीं लगा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। आगे 54 नंबर प्रश्न है कि विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत मिलान हुआ है? तो यहां करेक्ट हो जाएगा आपका शुष्क
नीरस, ऑप्शन नंबर आपका डी। शुष्क मतलब क्या होता है? सूखा। और नीरस सूखा का जो विलोम होगा वो क्या होगा? गीला होगा। शुष्क का विलोम नीरस नहीं होता है। नीरस का मतलब क्या होता है? नीरस का विलोम होगा आपका सरस। यानी कि एक तरीके से आपका गलत पूछ रहा है तो आपका शुष्क का नीरस नहीं, शुष्क का गीला होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 55 नंबर प्रश्न है कि शेर शाह का न्याय के कहानीकार कौन है? शेर शाह का जो न्याय है ये सुदर्शन ने लिखा था। किसका है? शेर शाह का जो न्याय, यह पंडित सुदर्शन, जिनको कि बद्रीनाथ के नाम से भी जाना जाता है, पंडित सुदर्शन जिनको बद्रीनाथ के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपनी आदर्शवादी कहानियों के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैसे कि इनकी एक और कहानी है हार की जीत। हार की जीत, शेर शाह का न्याय, शेर शाह का न्याय, तो ये जो है आपके सुदर्शन की कविता है। अगला है 56 नंबर पे कि अंगूठी का नगीना के रचनाकार का नाम क्या है? अंगूठी का नगीना जो है किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर ए। यह क्या है? अंगूठी का नगीना क्या है? एक जासूसी जो है, एक जासूसी या कहें कि तिलिस्मी शैली का एक उपन्यास है। और किशोरी लाल गोस्वामी अपने ऐसे ही उपन्यासों के लिए ज्यादा जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी। 57 है कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के कवि कौन नहीं है? पूर्वी हिंदी की जो कवि है भूषण, भूषण जो है वो पूर्वी हिंदी के कवि नहीं माने जाते हैं। क्यों? देखिए, पूर्वी हिंदी में आपका कौन कौन सा आता है? पूर्वी हिंदी में आपका आएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये मुख्य रूप से तुलसीदास और जायसी थे। भूषण जो है, भूषण ये क्या थे? ये रीतिकाल के कवि थे। भूषण रीतिकाल के कवि थे और ज्यादातर जो है भूषण ने वीर रस में अपने कविताओं को लिखा है। और इनकी भाषा, भूषण की जो भाषा थी वो क्या थी? ब्रज भाषा में इन्होंने अपना रचना किया है। और ब्रज भाषा कहाँ का था? ये पश्चिमी हिंदी में आता है। किसमें आता है? पश्चिमी हिंदी में आता है ब्रज भाषा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे भूषण करेक्ट हो जाएंगे। अगला 58 नंबर पे जो प्रश्न है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा है? तो यह जो दोहा लिखा गया है ये रहीम के द्वारा लिखा गया है, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने रामचरित की प्रशंसा में यह दोहा लिखा था कि यह ग्रंथ हिंदुओं के लिए वेद और मुसलमानों के लिए कुरान के जैसा पवित्र है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे रहीम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर पे कि डायरी के नीरस पृष्ठ के लेखक कौन है? तो यहाँ हो जाएगा, ये है डायरी का नीरस जो पृष्ठ है ये आपका इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी जो है ये ज्यादातर इनको बोला जाता है कि ये आपके मनोवैज्ञानिक यानी कि मन पर ज्यादा आधारित इन्होंने उपन्यास लिखे। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इनको माना जाता है, इलाचंद्र जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। और डायरी के नीरस पृष्ठ उनकी एक आलोचनात्मक निबंधनात्मक कृति है। अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर पे कि करिए उपाय बांस डारिये कटाए, नहीं उपजैगो बांस नाही बाजे फेरी बांसुरी। इसका भी पंक्ति के रचयिता कौन है? यह पंक्ति जो है रसखान ने लिखा था, रसखान। यह पंक्ति बांसुरी के प्रति गोपियों की जलन दिखाती है कि जो कृष्ण भगवान ने जो बांसुरी बजाते थे तो गोपियां उन बांसुरी को देख करके जलती थी, ईर्ष्या करती थी। और ब्रज भाषा की यह जो लाइन है यह रसखान की रचनाओं के भाव से मेल खाती है और अक्सर जो है उन्हीं से जोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर पे कि किराता जुर्नियम के संदर्भ में असत्य यानी कि गलत कथन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कुमार कार्तिकेय से हुआ था ना, ये गलत है। यही कथन आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखिए,
महाकवि भारवी ने, ये किरातार्जुनीयम जो है ये किसने लिखा था? ये महाकवि भारवी ने लिखा था। और महाकवि भारवी के द्वारा रचित ये किरातार्जुनीयम में अर्जुन ने जो लड़ाई किया था वो भगवान शंकर से किया था, भगवान शिव से उन्होंने लड़ाई किया था। और किरात मतलब क्या है? किरात का मतलब होता है भील। भील का वेश धारण किया था, न कि कार्तिकेय का वेश नहीं, भील का वेश धारण करके भगवान शंकर से लड़ाई हुई थी अर्जुन की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 62 नंबर पे प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका जो रचना है वो रसखान की रचना है। रसखान कृष्ण भक्त काव्य कवि थे। रसखान कृष्ण भक्त यानी कि मुस्लिम कवि थे रसखान। और प्रेम वाटिका सुजान रसखान, उनकी एक प्रसिद्ध ये दोनों रचनाएं हुआ करती थी, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। 63 में प्रश्न है कि यति शब्द युग्म के अर्थभेद का सही विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पे विराम और सन्यासी, ऑप्शन नंबर आपका ए। छंद शास्त्र में जहां रुकना होता है, यानी कि जहां कहीं अगर आपको रुकना हो तो उसे हम रुकना को कहते हैं यति। जबकि यह जो यति है, इस यति का मतलब क्या होता है? इस यति का मतलब होता है जहां बड़ी ई की मात्रा आएगी तो यहां पर होता है आपका साधु या सन्यासी। इस यति का मतलब होता है रुकना और इस यति का मतलब होता है साधु या सन्यासी। तो ऑप्शन आपका ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है आपका 64वां। प्रबंध काव्य हमीर रासो के रचयिता कौन है? तो हमीर रासो के रचयिता है जोधराज, ऑप्शन नंबर आपका डी। हिंदी साहित्य में हमीर रासो नाम से कई रचनाएं मिलती हैं, जैसे कि आपका एक रचना था सारंगधर, इन्होंने भी जो है वो हमीर रासो लिखा था। लेकिन 18वीं शताब्दी में जोधराज ने जो रचना रचा था हमीर रासो, यह सबसे ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध हुआ था। तो जोधराज का हमीर रासो, ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए कह रहा था कि कबीर की रचनाओं में सिद्धांत का प्राधान्य है, काव्य का नहीं। उनमें हमें हिंदी साहित्य का सौंदर्य नहीं मिलता, हमें मिलता है एक संदेश। कारण दे रहा है कि कबीर की रचनाओं में संदेश नहीं है पर काव्य सौंदर्य बहुत अधिक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये सही है किंतु आर गलत है। क्यों? अभिकथन ए सही है लेकिन आर गलत होगा, कैसे होगा? देखिए अभिकथन ए सही है क्योंकि कबीर समाज सुधारक और उपदेशक पहले थे। कबीर समाज सुधारक और उपदेशक पहले थे, कवि बाद में होते थे। उनका मुख्य उद्देश्य संदेश देना होता था। और कारण आर इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि यह कहना कि कबीर की रचनाओं में संदेश नहीं है पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि उनका जो काव्य है वो हमेशा उनके काव्यों में कोई ना कोई संदेश ही भरा रहता था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे ए सही है किंतु आर आपका गलत, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? तो सोरठा कहा जाता है दोहा का, क्योंकि दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा में क्या होता है? ठीक इसके उल्टा होता है, 11 और 13 मात्राएं होती हैं। अगला है आपका 67 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो यहां हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुसाध्य और दुर्लभ। सुसाध्य का मतलब क्या होता है? जिसे आसानी से साधा जा सके, सुसाध्य उसको कहते हैं। और सुसाध्य का विलोम क्या होगा? दुसाध्य। सुसाध्य का विलोम क्या होगा? दुसाध्य। यानी कि और दुर्लभ का विलोम क्या होता है? दुर्लभ का विलोम होता है आपका
सुलभ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ब्रज भाषा नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कि तमिल, नेपाली, कश्मीरी सब शामिल है। लेकिन ब्रज जो है, ब्रज क्या है? हिंदी की एक बोली है और स्वतंत्र भाषा के रूप में कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ब्रज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर पर जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित उद्धरण में छंद का निर्देश कीजिए। जो मित्र मेरा दुख जानता है, जो कष्ट में आ सुख बांटता है, साथी उसी को दिल मानता है, लाखों जनों में पहचानता है। तो ये जो है आपका इंद्रवज्रा, ऑप्शन नंबर आपका बी। इस पंक्ति में 11 वर्ण हैं जो दीर्घ गुरु से शुरुआत हो रही है और इंद्रवज्रा का लक्षण होता है त्यात्रिंद्रवज्रा, यानी कि यदि तो जगो तगड़ 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 जगड़ जगड़ गुरु गुरु। तो यहाँ पे आपका उपेंद्र वज्रा का प्रारंभ लघु से होता है, क्योंकि यहाँ पहला वर्ण गुरु है और यह इंद्र वज्रा के बिल्कुल निकट है। हालांकि यह जो मिश्रित उपजाति का भी हो सकता है, पर यहाँ विकल्पों में सबसे ज्यादा जो है इंद्र वज्रा ही आपका माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 70 नंबर पे अगला प्रश्न है, लघु का विलोम शब्द नहीं है। लघु का विलोम नहीं होगा कुरूप, ऑप्शन नंबर आपका सी। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। लघु का विलोम होता है, लघु मतलब क्या होता है? छोटा। तो इसका विलोम क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी कुरूप। कुरूप का मतलब क्या होता है? कुरूप मतलब क्या होता है? बदसूरत, बदसूरत या खराब। तो बदसूरत का विलोम जो है वो आपका कुरूप का विलोम जो है लघु का भी नहीं हो सकता है। अगला है आपका, मुदित महीपति मंदिर आए काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ म जो वर्ण है, म, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति बार बार मुदित महीपति मंदिर ये हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। 72 कह रहा है कि अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करिए। अधोमुख में उपसर्ग क्या होगा? अधः, ऑप्शन नंबर आपका सी। यह क्या है? यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अधः, अधः धन मुख, अधः धन मुख बराबर अधोमुख, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 में सूची 2 को मिलान करना है। तो यहां आपका मिलान होगा ऑप्शन नंबर ए। कौरवी जो है, कौरवी यानी खड़ी बोली, ये कहां की है? पश्चिमी हिंदी की है। मालवी कहां का है? मालवी राजस्थान का है। बघेली पूर्वी हिंदी, भोजपुरी बिहारी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? तो यहां हो जाएगा आपका प्रत्युपन्नमति, प्रत्युपन्नमति, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए, प्रत्युपन्नमति मतलब होता है जो सोच नहीं पाए। प्रत्युपन्नमति का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि में तुरंत कोई उपाय या उत्तर आ जाए, यानी कि क्विक रिस्पांस, तुरंत वो सोच ले। तो यहां दिया गया अर्थ इसका ठीक उल्टा है, तो यही आपका विलोम जो है आपका मतलब सही नहीं होगा। नेक्स्ट आगे 75 कह रहा है कि हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ है? हिंदी निबंध का आरंभ हुआ था 19वीं सदी में, ऑप्शन नंबर आपका बी। हिंदी निबंध का उद्भव जो है भारतेंदु युग से माना जाता है। कब से? भारतेंदु युग, भारतेंदु युग यानी कि 19वीं शताब्दी, 19वीं सदी से। 19वीं सदी का उत्तरार्ध कह लीजिए, लगभग आपका 1850 के बाद से माना जाता है, 1850 के बाद से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
आगे 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी साहित्य का अतीत जो है ये आपका आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बाकी जो तीनों हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में साहित्य की भूमिका, ये तीनों आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, लेकिन हिंदी साहित्य का अतीत हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अगला है आपका 77 कि अधोलिखित में से किस वाक्य का संस्कृत अनुवाद गलत है। तो गलत हुआ है आपका गांव के चारों ओर बाग है, ऑप्शन नंबर आपका डी। ग्रामम परितः उद्यानम संति, उद्यानम एक वचन है और संति बहुवचन क्रिया है, तो सही वाक्य यहाँ पे जो होना चाहिए वो ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति, संति नहीं, क्या अस्ति। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये किया गया था जनपदीय हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर आपका ए। डॉक्टर चटर्जी ने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी यानी कि वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी के रूप में कहा था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। (78) और आएगा आपका 79। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो यहां हो जाएगा आपका निबंध और स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर आपका डी। निबंध क्या है, निबंध एक ये पुल्लिंग है, क्या है, निबंध पुल्लिंग है। जैसे कि मेरा निबंध अच्छा है, तो ये निबंध हमेशा पुल्लिंग में आता है, न कि स्त्रीलिंग में, तो यही आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 80 में पूछा गया है कि रस निष्पत्ति के सिद्धांत में मुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया था। तो ये दिया गया था आपका भट्ट नायक के द्वारा। रस सूत्र के व्याख्यावादों में भट्ट नायक का सिद्धांत, जिसको हम भुक्तिवाद भी कर, भुक्तिवाद मतलब क्या है, जिसे कभी कभी मुक्तिवाद भी लिखा जाता है, और ये सांख्य दर्शन पर आधारित हुआ करता था भुक्तिवाद। तो इसको भट्ट नायक के द्वारा लिखा गया था। आगे 81 कह रहा है कि अधोलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है। यमगाथा, ऑप्शन नंबर सी। ये मुद्रा राक्षस जो है आधुनिक नाटककार, मुद्रा राक्षस के नाटक जो है तिलचट्टा, प्रथम प्रस्तुति, योर्स फेथफुली, आला अफसर, आला अफसर, आला अफसर थे। ये सब जो है वो मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखित नाटक था। लेकिन यमगाथा किसका है, यमगाथा था आपका दूधनाथ सिंह का। किसका, दूधनाथ सिंह का यह नाटक है यमगाथा, याद रखिएगा। आगे 82 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहां आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतेंदु का जो है वो आपका क्या है, श्री चंद्रावली। प्रताप नारायण मिश्र गौ संकट, बालकृष्ण भट्ट चंद्रसेन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारत सौभाग्य, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 83 देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ था। तो ये हुआ था आपका गुजरात में। गुजरात के शासक जय भट्ट, गुजरात के शासक जय भट्ट किस सदी में, 7वीं 8वीं सदी के शिलालेखों में सबसे पहले जो है वह आपका देवनागरी लिपि का प्रयोग उन्होंने किया था, जय भट्ट ने।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका गुजरात करेक्ट हो जाएगा। 84 अब आएगा क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मेरी आत्मकहानी शीर्षक से किन दो साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी है। तो ये कहा गया है आपका आचार्य चतुरसेन शास्त्री तथा बाबू श्याम सुंदरदास। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों ही साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथा का नाम मेरी आत्मकहानी रखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 85 नंबर प्रश्न है कौरवी कहा जाता है। कौरवी कहा जाता है खड़ी बोली को। खड़ी बोली को राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कुरु जनपद की बोली होने के कारण, कहाँ की? कुरु जनपद की बोली होने के कारण इसको कौरवी कहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। 86 कह रहा है यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो यह जो कथन है यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल का यह प्रसिद्ध कथन है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ऑप्शन नंबर आपका सी रामचंद्र शुक्ल करेक्ट हो जाएंगे। 87 है धोखा किसका निबंध है? तो धोखा है प्रताप नारायण मिश्र का। ऑप्शन नंबर आपका डी। प्रताप नारायण मिश्र अपने ललित और विनोदी निबंधों जैसे कि धोखा, दांत, भौं, पेट, इन सबों के लिए ज्यादा वो प्रसिद्ध हुआ करते थे प्रताप नारायण मिश्र। अगला 88 नंबर प्रश्न है कि रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो यहां अमृत राय की रचना कौन है? हम लोग। गोविंद चातक काला मुंह, धर्मवीर भारती अंधा युग, नरेश मेहता खंडित यात्राएं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 89 नंबर पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? विदेशी भाषा का शब्द जो नहीं वो आपका चांद। चांद जो है तद्भव शब्द है, जो संस्कृत भाषा में चंद्र जो शब्द है इसी से बना है चांद, और यह देसी यानी कि भारतीय मूल का शब्द है चांद। तो यह क्या है? विदेशी भाषा का नहीं है। आगे 90 है प्रश्न की नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पय चंद्रहास अग्रज सुहृदय परम प्रेम पथ में पगे किसके संदर्भ में ये कहा गया है? तो ये कहा गया है नंददास के बारे में। नंददास, नाभादास ने नंददास की प्रशंसा में यह छप्पय लिखा था जिसमें उनके काव्य कौशल और भक्ति की सराहना किया था। आगे 91 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी नश्वर और नित्य। नश्वर का मतलब क्या होता है? नासवान, और नित्य का मतलब क्या होता है? शाश्वत, अमर या शाश्वत। तो ये क्या है? एक दूसरे के विलोम है यानी कि एंटोनिम्स हैं, पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 92 कह रहा है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है ये शरत चंद्र की है। किसकी है? शरत चंद्र। विष्णु प्रभाकर ने लिखा था इसको। आवारा मसीहा ये जो लिखा है ये विष्णु प्रभाकर ने लिखा था, लेकिन यह विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया आवारा मसीहा या प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी शरत चंद्र करेक्ट हो जाएंगे। अगला है देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं होता है, यह गलत है। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है और यह पूरी तरीके से ध्वन्यात्मक है। इसमें मूक वर्ण यानी कि साइलेंट लेटर नहीं होते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में अगर आप
नॉलेज लिखते हैं KNOWLEDGE नॉलेज, यहाँ पे के साइलेंट होता है बल्कि नॉलेज ही पढ़ा जाता है। तो देवनागरी में कहीं कोई साइलेंट लेटर होता ही नहीं है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है जो लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अस्थाई भाव एवं रस का सुमेलित युग्म कौन सा है? तो जुगुप्सा विभत्स, ऑप्शन नंबर आपका ए। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। बाकी अद्भुत का क्या होगा? विस्मय। करुण का क्या होगा? शोक। रौद्र का क्या होगा? क्रोध। आगे 95 पूछ रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि कर्म को चिन्ह को है। कारण कह रहे कर्म कारक के प्रयोग की दो स्थितियां अप्रत्यय और संप्रत्यय होती है। तो यहां करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह को होता है, बिल्कुल सही है। और इसका प्रयोग स्वप्रत्यय यानी कि चिन्ह के साथ, जैसे कि राम को बुलाया, और अप्रत्यय के बारे में अगर देखेंगे तो चिन्ह के बिना, जैसे कि फल खाया। तो दोनों तरह से होता है, इसलिए आपका ए और आर दोनों कथन बिल्कुल सही है। 96 कह रहा है कि मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन गाथा वर्णित है? तो इसमें घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन नंबर आपका बी। यह पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? रामनिवास जाजू। यह पुस्तक मरुभूमि का वह मेघ रामनिवास जाजू के द्वारा लिखा गया था, और यह प्रसिद्ध उद्योगपति हुआ करते थे घनश्याम दास बिड़ला, उनके जीवन पर आधारित यह उपन्यास लिखा गया था। 97 कह रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह जो है हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। अगला 98 कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित करिए। रचनाएं और रचनाकार, तो यहाँ आपको करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की। ऋतु संहार कालिदास। शिशुपाल वधम माघ, और नैषधीय चरितम हर्ष। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 99 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो पथिक जो है ये नहीं है, क्योंकि पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी का यह क्या है? यह एक खंड काव्य है पथिक। बाकी जय भारती, जय भारत और साकेत, यह तीनों जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। अगला है 100 चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। यह देवकी नंदन खत्री का एक तिलिस्मी उपन्यास है, जो कि 1888 में प्रकाशित किया गया था। 101 हो रहा है कि ह व्यंजन क्या है? ह व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन है। जैसे कि आपका ऊष्म व्यंजन में आपके कौन कौन से आएंगे? 100, तीनों सौ और ह, ये चारों आपके जो है ऊष्म व्यंजन यानी कि सिबिलेंट एस्पायरेट्स का इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, तो इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। 102 कह रहा है कि रचनाकार और उनकी रचनाएं मिलाना है आपको, तो यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। घनानंद का है सुजान सागर। चंद्रबरदाई का है आपका पृथ्वीराज रासो। त्रिलोचन है आपका अर्घान का, और जयशंकर प्रसाद का है आपका प्रेम पथिक। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
103 कह रहा है कि हिंदी में गमला किस भाषा से आगत शब्द है। तो गमला जो है ये आपका पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। गमला, अलमारी, बाल्टी, तौलिया, ये सभी शब्द क्या हैं, पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आए हुए हैं। अगला है ज्ञानबोध नामक कृति के रचयिता कौन है। तो ज्ञानबोध जो है यह आपका मलूक दास का है। संत मलूक दास की रचनाओं में ज्ञानबोध और रत्न खान जो है वो प्रसिद्ध हुआ करते थे, प्रमुख होते थे। 105 कह रहा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का यह प्रसिद्ध कथन है जो उनके काव्य के दर्शन को दर्शाता है। आगे 106 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश शब्द के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। ये आपका जो है गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि जीतने की इच्छा को हम कहते हैं जिज्ञासा। जीतने की इच्छा का मतलब होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है। तो पुल्लिंग से नहीं है आपका दाल का संबंध, क्योंकि दाल क्या है, दाल आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि दाल बन गई, दाल बन गई क्या है, बन गई। तो यहाँ पे आपका ये स्त्रीलिंग में आता है, न कि पुल्लिंग में। अगला 108 कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है। तो कबीरा खड़ा बाजार में रचना है भीष्म साहनी की। ऑप्शन नंबर आपका डी। यह भीष्म साहनी का एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 109 बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो बहुत बार ये आया हुआ है रूपक अलंकार। यहाँ अंबर, अंबर यानी आकाश पर, पनघट का तारा पर, घट मतलब घड़ा का, और ऊषा पर यानी ऊषा पर नागरी यानी कि स्त्री का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पे सांग रूपक अलंकार यानी कि रूपक अलंकार आपका करेक्ट हो जाएगा। 110 है कि विजय प्रशस्ति के रचनाकार का नाम क्या है। विजय प्रशस्ति जो है वो श्रीहर्ष की रचना है। श्रीहर्ष या एक समकालीन दरबारी कवि हुआ करते हैं। श्रीहर्ष जो है वो नैषधि चरित वाले, नैषधि अपने पढ़ा होगा, नैषधि चरित, नैषधि चरित, इन्होंने जो है विजय प्रशस्ति और गौड़ो वर्षी कुलस्ती नामक प्रशस्ति काव्य लिखे थे श्रीहर्ष ने। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है पे श्रीहर्ष करेक्ट हो जाएंगे। 111 अगला प्रश्न आपका 111 कह रहा है, मिलान करना इसमें भी आपको रचनाकार और उनकी रचनाओं को। तो केदारनाथ सिंह का रचना कौन सा है, जमीन पक रही है। केशव दास का है रामचंद्रिका। गजानन माधव मुक्तिबोध भूरी भूरी खाक धूल। गिरजा कुमार माथुर धूप के धान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे, संत सुंदर दास के गुरु का नाम क्या था, दादू दयाल। सुंदर दास सबसे शिक्षित संत कवि दादू दयाल के शिष्य थे। अगला है ध्रुव स्वामिनी के नाटककार का नाम बताइए। ध्रुव स्वामिनी जो है वो किसका था, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का। और ये जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम और ऐतिहासिक यथार्थवादी नाटक था ध्रुव स्वामिनी। 114 कह रहा है कि कुंवर नारायण का काव्य संग्रह, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह हाशिए का गवाह, हाशिए का गवाह कुंवर नारायण की रचना है। धूप के धान किसके हैं, गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार
माथुर की रचना है धूप के धान। हाशिए का गवाह आपका कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। अगला है 115, मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो यह पंक्ति लिया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा से। यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। नेक्स्ट आगे 116। 116 कह रहा है कि गवाच्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गवाच्य का संधि विच्छेद होता है गो धन अक्ष, यानी कि आपका गो धन अक्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पे करेक्ट होगा। अगला है आपका 117, अधोलिखित में से उदय प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो यहाँ कोसी का घटवार, ऑप्शन नंबर आपका ए। कोसी का घटवार जो है ये शेखर जोशी की रचना है। किसकी है? शेखर जोशी। शेखर जोशी की रचना है। बाकी तीनों जो है ये आपके उदय प्रकाश की कहानियां हैं। 118 है, स्वधन इरम शब्द का शुद्ध संधि रूप क्या होगा? तो शुद्ध संधि रूप होगा आपका स्वैरम। ऑप्शन नंबर आपका बी। 119 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो यहां हो जाएगा आपका पिता ने पत्र को पुकारा। ऑप्शन नंबर आपका पत्र नहीं पुत्र, क्योंकि यह वाक्य थोड़ा सा अटपटा है। यहां कर्म कारक में निर्जीव कर्म के साथ को प्रयोग प्राय नहीं लिया जाता है, क्योंकि पिता ने पत्र पढ़ा यह सही हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है पिता ने पत्र को पुकारा, ये आपका जो है आपका कथन सही नहीं होगा। ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 120 कह रहा है कि एक और द्रोणाचार्य के लेखक कौन है? एक और द्रोणाचार्य है शंकर शेष की रचना है। किसकी है? यह शंकर शेष का एक चर्चित नाटक है जो शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर चोट मारता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शंकर शेष। 121 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं? तो तत्सम शब्द होते हैं जैसे आपका यहाँ पे नाम करेक्ट है, क्योंकि नाम शब्द संस्कृत में नामन रूप से लिया गया है। नामन रूप से लिया गया है, और हिंदी में नाम तत्सम रूप में स्वीकार्य है। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 122 कह रहा है कि काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर के भाषा के संस्कार व लालित्य के हास का कारण बनता है, तब काव्य में किस दोष की उपस्थिति मानी जाती है? तो ये माना जाता है आपका च्युत संस्कृति दोष। जब काव्य में व्याकरण के नियम के विपरीत शब्दों का प्रयोग हो तो उसे च्युत संस्कृति दोष कहते हैं। ऑप्शन में आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 123 कह रहा है कि मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदन इस सूत्र वाक्य का प्रयोग किस काव्य धारा के संदर्भ में किया है? तो ये किया गया था आपका नई कविता। गजानन माधव मुक्तिबोध ने नई कविता की समीक्षा करते हुए ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान की अवधारणा दी थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 124 अतिथि देवो भव कहानी संग्रह के लेखक हैं, तो ये है आपका अब्दुल बिस्मिल्लाह। ऑप्शन नंबर आपका डी। यह समकालीन कहानीकार अब्दुल बिस्मिल्लाह का संग्रह है अतिथि देवो भव। 125 निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, तो ये है आपका कौन सा? अद्भुत रस उत्साह। देखिए अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। उत्साह किसका है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। यही आपका मिलान जो है वो आपका गलत हुआ है। 126 कह रहा है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है आपका क्रोध। जब अपमान या विरोध के कारण क्रोध उत्पन्न हो तो वहां पे आपका रौद्र रस उत्पन्न होता है। 127 कह रहा है कि राजपुरुष का समास विग्रह संस्कृति में क्या होगा? राज्ञ
धन पुरुषः, ऑप्शन नंबर आपका बी। राजा का पुरुष, खष्टी तत्पुरुष समास, राजा का खष्टी एक वचन क्या होता है, राज्ञ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 128 कह रहा था कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन एक कह रहा है कि स्थापना काव्य के दोषों की संस्कृति में व्यापक चर्चा की गई है। भामह ने सदोष रचना को साक्षात मृत्यु माना है। तर्क दिया जा रहा है कि तर्क दोष मुख्यतः शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन ए और आर दोनों कथन बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि भामह ने दोनों दोषों को बहुत हानिकारक यानी कि मृत्यु के समान माना है। और मुख्य दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 129। कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम क्या है? तो कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम है कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर आपका ए। कालिदास का महाकाव्य है कुमार संभवम। इसका मुख्य विषय शिव पार्वती के विवाह और कुमार कार्तिकेय के जन्म से संबंधित है कुमार संभवम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 130 कह रहा है कि मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ईंट से ईंट बजाना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ईंट से ईंट बजाना का सही अर्थ होता है पूरी तरीके से नष्ट कर देना या करारा जवाब देना, असंभव कार्य करना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नया होगा अगला क्वेश्चन है आपका 131 की नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी कृति है? तो नई समीक्षा के प्रतिमान जो है निर्मला जैन, ऑप्शन नंबर आपका डी। नई समीक्षा के प्रतिमान पुस्तक की जो लेखिका है वो निर्मला जैन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला 132 कह रहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के विषय में यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। शुक्ला जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में घनानंद की प्रशंसा करते हुए उन्होंने साक्षात रसमूर्ति और जवादानी का दावा रखने वाला कवि कहा था घनानंद को। नेक्स्ट आगे 133 कह रहा है कि किस रीतिकालीन कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो नहीं किया है तो वो रसलीन ने नहीं किया है। रसलीन की प्रसिद्ध रचना है आपका अंग दर्पण और रस प्रबोध। बाकी मतीराम, भूपति और रसनिधि ने सतसई परंपराएं में रचना की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए रसलीन करेक्ट हो जाएंगे। 134 कह रहा है कि मगर एक आवाज किस कवि की कृति है? मगर एक आवाज लीलाधर मंडलोई, ऑप्शन नंबर आपका डी। यह रचना किसकी है? लीलाधर मंडलोई की है मगर एक आवाज। 135 कह रहा है कि तत्सम उपन्यास की रचनाकार हैं। तत्सम उपन्यास राजी सेठ, ऑप्शन नंबर बी। तत्सम राजी सेठ का एक बहुत चर्चित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है तत्सम, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, राजी सेठ। नेक्स्ट 136 कह रहा है कि कादंबरी का काव्य रूप क्या है? कादंबरी का काव्य रूप है आपका गद्य कथा। कादंबरी का काव्य रूप गद्य कथा है और बाणभट्ट रचित कादंबरी संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कथा यानी कि गद्य काव्य मानी जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है 137 उत्तर रामचरितम में कितने सर्ग हैं? तो टोटल 7 सर्ग हैं। भवभूति के नाटक उत्तर रामचरित्र में टोटल 7 अंक हैं। उत्तर रामचरित्र किसका है? भवभूति का है। 129 खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इस प्रिय प्रवास को लिखा था 1900
1914 में खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगला 139 है कि रोला छंद है। रोला छंद है कैसा है, सममात्रिक होता है। ये रोला छंद एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। आगे 140 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पर्वती और अनीय, ये आपका सही सुमेलन नहीं हुआ है, क्योंकि पर्वती शब्द में पर्वत धन ई से बनेगा, इसमें ई प्रत्यय है, अनीय नहीं। बाकी सब में जो है आपका अनीय लगा हुआ है। पर्वत में क्या होगा, पर्वत धन ई, तो आपका ही आपका सुमेलित सही नहीं हुआ है। अगला है जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, दुर्निवार। ऑप्शन नंबर आपका ए, जिसका निवारण कठिन हो, यानी कि दुह जो दुर्निवार होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 142 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक संबंध का रेखाचित्र से नहीं है। कहानी से मिलता जुलता स्वरूप, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रेखाचित्र यानी कि स्केच कहानी नहीं होता है, इसमें कथानक प्लॉट होना जरूरी नहीं है, या किसी चरित्र या दृश्य का शब्द चित्र है, इसलिए इसको कहानी मानना गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 143 का है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देवनागरी में लिखी जाती है आपकी मराठी, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी और संस्कृत के अलावा मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे मराठी करेक्ट हो जाएगा। 144 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका मुनि या बहुवचन। मुनि शब्द एक वचन है और इसका बहुवचन होता है आपका मुनियों। क्या होता है, मुनियों बहुवचन होता है। बाकी आंसू बहुवचन, ऊठ बहुवचन और दर्शन बहुवचन, ये सब ठीक है, ये शब्द हमेशा हिंदी में बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। बाकी मुनि जो है ये आपका बहुवचन में नहीं है। आगे 145 निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है। तो यशपाल का जो नहीं है वो है आपका जहाज का पंछी। जहाज का पंछी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसको कहा जाता है, इलाचंद्र जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है, और उन्हीं का है जहाज का पंछी। अगला 146 है कि चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। चाय और लीची ये दोनों जो है वो चाइनीज शब्द है, तो चीनी भाषा का शब्द है। 147 कह रहा है कि तार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो ये है आपका वैचारिक साम्य, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तार सप्तक के कवियों में विचारों की समानता यानी कि साम्य नहीं थी, और सचिदानंद, हीरानंद व सैन अज्ञे ने स्वयं लिखा है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही हैं, राहु के अन्वेषी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 148 दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है। तो दोहा और रोला को मिलाने से कुंडलिया बनता है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है जो दोहा शुरुआत और रोला यानी कि अंत को मिला करके बनता है। 149 कह रहा है कि नंददास के द्वारा लिखा गया रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। तो यह लिखा गया है आपका रास पंचाध्यायी रोला में। नंददास की रचना रोला छंद में लिखी गई है और इसलिए इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है रोला को। 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है। यह कथन है आपका नंद दुलारे वाजपेयी का। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा था
कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका नंदुलाल वाजपेयी करेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आपका यूपीएलटी ग्रेड का जो परीक्षा हुआ था 6 दिसंबर 2025 को, उसमें आपके हिंदी के जो सभी 120 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 120 प्रश्न प्लस 30 प्रश्न जो आपके जीएस के पूछे गए थे, टोटल 150 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में लाइव हल किया है विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से। तो ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी यूपीएलटी ग्रेड की, उसके लिए हिंदी का ये पूरा व्याख्यात्मक वीडियो था। तो इस वीडियो से आप आंसर की भी अपना मिला सकते हैं कि कौन से प्रश्न का आंसर क्या होगा, और उसका व्याख्यात्मक तरीके से हल को भी हमने समझाते हुए आपको बताया है। तो बहुत बेहतरीन ये वीडियो दोस्तों है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।